नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। उत्कर्ष पाठशाला की सीरीज इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बाय सुधांशु कुलश्रेष्ठ की आज की कड़ी में आज मैं सुधांशु आपको भारत के राष्ट्रीय वृक्ष बरगद के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी दूंगा और इस वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। यदि मेरे द्वारा किए गए प्रयास और दी गई जानकारी में आपको कुछ कमी नजर आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो फिर आइए यह भी जानिए। दोस्तों, बरगद का वृक्ष जिसे संस्कृत भाषा में वट वृक्ष कहा जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम बाइकस बेंगालेंसिस है और यह 24 घंटे में 20 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है। बरगद का वृक्ष की केवल जड़ ही नहीं, तना, छाल, पत्ते, शाखाएं, सभी भाग, फल और बीज भी सभी भाग उपयोग में लाए जाते हैं, खाद्य सामग्री के रूप में भी और औषधीय रूप में भी। रोगों के इलाज के लिए इनका औषधीय रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इन्हीं सब गुणों को देखते हुए भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को बरगद वृक्ष को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में आधिकारिक रूप से घोषित किया। यह बरगद का वृक्ष भारत में ही नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और जर्मनी आदि देशों में भी पाया जाता है। बरगद का वृक्ष का फल बहुत छोटा होता है और लाल रंग का होता है और खाने योग्य होता है। इसके बीज बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इसका तना बहुत विशाल होता है और इसकी शाखाएं बहुत विशाल होती हैं। इसके आगे जड़ निकली रहती है जो पानी की तलाश में जमीन की ओर बढ़ती हैं और जमीन में घुसकर जड़ पकड़ लेती हैं और एक बड़े विशाल वृक्ष के रूप में अवतरित हो जाती हैं। इसकी पत्तियां हरी होती हैं और अंडाकार होती हैं और इनके तोड़ने पर इससे दूध जैसा तरल पदार्थ निकलता है। इसकी शाखाओं को भी तोड़ने पर उनसे दूध जैसा तरल पदार्थ निकलता है। यह दूध घाव में, यदि शरीर में कोई घाव हो जाए, उन पर यह दूध लगाया जाए या उस घाव में भर दिया जाए तो वह घाव पूरी तरह ठीक हो जाता है। इसी प्रकार इस दूध से डायबिटीज जैसे रोग का इलाज भी किया जाता है। इसकी पत्तियों को सुखाकर, जो पीले पत्ते होते हैं उनको सुखाकर, उनको कूट पीस कर उसको अन्य औषधियों में मिलाकर बवासीर में उपयोग में लाया जाए तो बवासीर पूरी तरह ठीक हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि इसके सभी भाग विभिन्न रोगों में, असाध्य रोगों में भी उपयोग में लाए जाते हैं और उनका इलाज सरलता से किया जाता है। इन सब बातों का जिक्र आयुर्वेद ने अपने ग्रंथों में किया है। बरगद का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जिसे ना अधिक गर्मी की आवश्यकता, ना अधिक पानी की आवश्यकता और ना ही अधिक सर्दी की आवश्यकता है और यह अकाल में भी, यानी जिस समय सूखा पड़ता है उस समय भी हरा भरा बना रहता है और पशु पक्षियों के लिए पूरा भरण पोषण का साधन बनता है और कुछ हद तक हम मनुष्यों के लिए भी यह भरण पोषण का साधन बनता है। यानी इसके फल खाकर हम जैसे मनुष्य कुछ दिनों का आराम से निर्वाह कर सकते हैं। कोलकाता में, भारत के कोलकाता शहर में एक विशालकाय बरगद का वृक्ष आज भी मौजूद है और यह वृक्ष आचार्य जगदीश चंद्र बसु बॉटनिकल गार्डन में मौजूद है और हजारों वर्ग मीटर के घेरे में फैला हुआ है और इसकी 3372 शाखाएं जड़ का रूप ले चुकी हैं और यानी वृक्ष बन चुकी हैं और बहुत विशाल रूप ले चुका है। इस वृक्ष पर 80 से भी ज्यादा प्रजातियों के पक्षी निवास करते हैं, यानी उनका निवास स्थान इस वृक्ष के ऊपर है और इस वृक्ष को देखने हर वर्ष लाखों लोग आते हैं और हमेशा ये आकर्षण का केंद्र बना रहता है। इस वृक्ष को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया जा चुका है। प्राचीन समय में सामाजिक आयोजन और सांस्कृतिक आयोजन वट वृक्ष के नीचे ही आयोजित किए जाते थे। जहां तक कि पंचायत भी गांवों में वट वृक्ष के नीचे ही लगती थी और गुरुकुल में गुरुजन भी अपने छात्रों को शिक्षा प्रदान करते थे तो वो भी वट वृक्ष के नीचे बैठकर ही शिक्षा प्रदान किया करते थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यक्षों के राजा मणिभद्र ने वट वृक्ष को उत्पन्न किया, यह माना जाता है। एक अन्य धार्मिक मान्यता के अनुसार जब पूरे ब्रह्मांड में जल ही जल था उस समय विष्णु भगवान प्रकट हुए, वो भी वट वृक्ष के पत्ते पर लेटे हुए बाल रूप में और उनका नाम बाल मुकुंद था और उस समय वो अंगूठा चूस रहे थे। ऐसा वर्णन शास्त्रों में मिलता है। एक मान्यता यह है
कि इस वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा और मध्य भाग में विष्णु और अग्रभाग में शिव विराजमान रहते हैं। जिस प्रकार पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु का रूप माना जाता है, उसी प्रकार वट वृक्ष भगवान शिव का रूप माना जाता है। धार्मिक पौराणिक कथाओं के अनुसार सावित्री, जिन्होंने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लिए थे, उन्होंने भी वट वृक्ष के नीचे ही बैठकर तपस्या की थी और 1 वर्ष तक अपने पति के शरीर की रक्षा की थी। और ज्येष्ठ मास की द्वादशी से व्रत आरंभ किया उन्होंने और पूर्णमासी तक रखा, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पति के प्राण पूर्णमासी के दिन ही निकलेंगे। उसी दिन से इस व्रत को वट सावित्री व्रत कहा गया और इस पर जो कथा कही जाती है उसे वट सावित्री व्रत कथा कहा गया। वैसे तो भारत में हजारों लाखों वट वृक्ष मौजूद हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण हैं और बहुत ही पवित्र माने जाते हैं, जिनमें सबसे पहले अक्षय वट प्रयागराज, जो संगम तट पर स्थित है, जिसे भगवान श्री राम ने आशीर्वाद दिया था और वरदान दिया था कि वह हमेशा अक्षय बना रहेगा। दूसरा उज्जैन का सिद्ध वट, जिसे भगवान शिव ने सिद्ध होने का वरदान दिया था। क्योंकि मां पार्वती ने इस वृक्ष के नीचे ही बैठकर तपस्या की थी और भगवान शिव को पति रूप में पाया था। उनके पुत्र कार्तिकेय ने भी यहीं तपस्या की थी और देवसेना का सेनापति रूप में पद प्राप्त किया था। तीसरा गया में, बिहार राज्य में गया में बोधिवट वट वृक्ष है, जिसके नीचे भगवान बुद्ध ने बैठकर तपस्या की थी और ज्ञान प्राप्त किया था। चौथा वंशी वट, जो मथुरा वृंदावन में है, जहां भगवान श्री कृष्ण इसी वट वृक्ष पर बैठकर बंसी बजाया करते थे, इसी वजह से इसका नाम वंशी वट पड़ा। पांचवा पंचवट, जो महाराष्ट्र के नासिक जिले में पंचवटी में स्थित है, जहां भगवान श्री राम, मां सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान रहे थे और इस वृक्ष की पूजा मां सीता ने की थी, इसी वजह से इस वृक्ष को मां सीता से जोड़ा जाता है। दोस्तों, अब बारी है आज के प्रश्न की। आज का प्रश्न है 24 घंटे में 20 घंटे कौन सा वृक्ष ऑक्सीजन प्रदान करता है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक और शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद।